नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे लगातार डीलिमिटेशन और वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को लेकर काफी चर्चा चल रही है। क्या है कि आज और कल पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया है जहां पर डीलिमिटेशन को लेकर काफी चर्चा होगी। और क्या है ना, जो वुमेन्स रिजर्वेशन है, वैसे तो ये बिल ऑलरेडी पास हो चुका है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन डीलिमिटेशन की वजह से अटका हुआ है। और ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वीडियो में। क्या है कि ये जो दोनों बिल हैं, ये जो दोनों कानून सरकार लेकर आ रही है, इंप्लीमेंट किया जाएगा हमारे देश में और भारत हमेशा और हमेशा के लिए बदल जाएगा। यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका ये कहना है कि हम वुमेन रिजर्वेशन को तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो डीलिमिटेशन है इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसकी वजह से जो सदर्न स्टेट्स हैं उनको काफ़ी नुकसान होगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से एक एक करके बताऊंगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर, क्यों यहाँ पर सरकार इसको लाना चाहती है, वुमेन रिजर्वेशन इससे कैसे कनेक्टेड है और जो सदर्न स्टेट्स हैं स्पेशली वो क्यों इसको अपोज कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं 27 अप्रैल से स्टडी आईक्यू का जो नया बैच है यूपीएससी का वो स्टार्ट हो रहा है 2027 के लिए और साथ ही साथ 2028 के लिए। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाए, वो आप ये बैच ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है। प्रीलिम्स क्रैक करने पर पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाता है और पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और ये फोन नंबर है। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डीलिमिटेशन का मतलब होता क्या है। सिंपल सी चीज, अगर आप देखोगे हमारे देश के अंदर, मान लीजिए अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो लोकसभा में आप सब जानते हो टोटल 543 सीट्स है। अब हर एक जो एमपी होता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है लोकसभा के अंदर, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो राजस्थान में जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, ये अलग अलग जो आप मतलब ये जो बाउंड्रीज देख रहे हो वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हो कई सारे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में टोटल जो लोकसभा में एमपी हैं वो 80 के आसपास है, राइट। वैसे ही अगर आप तमिलनाडु में देखोगे तो यहाँ पर आई थिंक शायद 39 के आसपास है, राइट। वेस्ट बंगाल में 40 के आसपास है। तो इस तरह से अलग अलग यहाँ पर एमपीज हैं जो लोकसभा के अंदर जाते हैं और वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर टोटल 7 एमपीज जाते हैं लोकसभा के अंदर और वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जो होता है ना, उसकी जो बाउंड्री होती है, जब उस बाउंड्री में चेंजेस किए जाते हैं, ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हो कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसकी बाउंड्री में जब चेंजेस किए जाते हैं उसको डीलिमिटेशन कहा जाता है। अच्छा, यहां पर क्या है ना, जो सीट्स हैं उसको बदलना पड़ता है, क्योंकि क्या है ना, ये जो बाउंड्रीज बनाई गई हैं वो किस आधार पर बनाई गई हैं कि जहां पर जिस तरह से पॉपुलेशन है वो एक एमपी उसको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ना कि एक एमपी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वहां पर एक एमपी जो है 25 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, लगभग मैं बता रहा हूं। और वहीं अगर आप तमिलनाडु में देखोगे ना, एक जो एमपी है वो करीब 17 से 18 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहीं पर आपको एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। वैसे ही अगर आप चले जाइए राजस्थान में, यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर, अलग अलग राज्यों में, कर्नाटक में चले जाइए, केरला में चले जाइए, मतलब वहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसके आधार पर जो है ये चीज़ें होती हैं। तो क्या है कि अब पॉपुलेशन तो लगातार चेंज होती रहती है और हमारे देश में आप सब जानते हो कि हर 10 साल पे सेंसस होता है। अब क्या है कि अभी लास्ट वाला जो 2021 वाला सेंसस था वो तो हो नहीं पाया, वो अभी स्टार्ट किया गया क्योंकि कोविड वगैरह की वजह से डिले हो गया था। तो यहाँ पर हर 10 साल में जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज चेंज होनी चाहिए, अगर आप देखोगे, क्योंकि यहां पर पॉपुलेशन चेंज हो रहा है। तो यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मान लो उत्तर प्रदेश में जो एक लोकसभा का एमपी है वो 25-30 लाख लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है और वहीं तमिलनाडु में कहीं और जो है वो सिर्फ 10 से 15 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। आप सर्व कैसे करोगे? अब अचानक से धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एक एमपी जो है 50 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, वो कैसे लोगों की सुनवाई करेगा? वो कैसे लोग जो है एमपी के पास जा पाएंगे, अपने दुख दर्द बता पाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है एंड दैट इज वाई यहां पर जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस है वो लाया जाता है। हर 10 साल में यहां पर चेंजेस किए जाएं ताकि यहां पर जो एक एमपी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड ना हो, वो एक सेट नंबर ऑफ पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट कर पाए, जैसे 15 लाख या 20 लाख ये सेट कर देना चाहिए। तो ये चीजें वैसे तो क्या है ना चल रही थी, मतलब आप समझो कि 1971 तक ऐसी ही चीजें चल रही थी। हर 10 साल में यहां पर चेंजेस होते थे, लोकसभा की सीट जो है वो यहां पर इंक्रीज हो जाती थी।
और सेम यही चीज अगर आप देखोगे ना राज्यों के साथ भी होता है। जैसे राज्य में अगर आप, जैसे ये दिल्ली का मैप है, अब दिल्ली में अगर आप देखोगे टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली है, टोटल 70 आपको लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी। हर एक जो एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो आई होप पहले तो ये आप समझ गए होंगे कि डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, पॉलिटिकल इक्विटी का प्रिंसिपल है ये। अच्छा, यहाँ पर हमारे संविधान में कौन कौन से आर्टिकल में इसका जिक्र है मैं आपको बता दूं। एक तो आर्टिकल 82 है, जहां पर पार्लियामेंट टू एनेक्ट डिलिमिटेशन आफ्टर एवरी सेंसस। मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पर हर 10 साल में जब सेंसस होता है, उसमें जो पॉपुलेशन सामने आता है उसके आधार पर हमें डिलिमिटेशन करना चाहिए, ऐसा संविधान का कहना है। आर्टिकल 170 जो है वो स्टेट असेंबली को लेकर कहता है, उसमें भी एडजस्टमेंट होना चाहिए, जैसे दिल्ली वाला मैंने आपको बताया। फिर इसके अलावा आर्टिकल 330 से 332 जो है SC ST रिजर्वेशन को भी कहता है, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ लोकसभा एमपीज हैं उसमें सर्टेन स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स के जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहते हैं, और वो आपके चेंजेस भी होते रहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डिलिमिटेशन होगा तो उसमें भी चेंजेस आएंगे। अब हुआ क्या, देखो प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि 1971 तक ये चीजें चल रही थी, लेकिन देश में एक बहुत बड़ा डिबेट स्टार्ट हो गया था कि अब जैसे मान लीजिए जो पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वहां पर तो लगातार बढ़ती जा रही है और ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। वहीं जो सदर्न स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, केरला, जो थोड़ा सा और ज्यादा एजुकेटेड स्टेट्स हैं, वहां पर पॉपुलेशन उतनी बढ़ नहीं रही थी। तो डिबेट ये होने लग गया, सदर्न स्टेट्स को डर ये होने लग गया, ऐसे तो यहाँ पर ज्यादा जो सीट्स हैं लोकसभा के अंदर वो इन्हीं के होंगे। वैसे भी अगर आप देखो तो अभी उत्तर प्रदेश, बिहार के काफी सारे सीट्स हैं, लेकिन 1971 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया 42nd, जिसके तहत इसको फ्रीज कर दिया गया कि 1971 के बाद जो भी सेंसस होगा उसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो चेंज नहीं होंगे, डिलिमिटेशन नहीं होगा। अच्छा, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी लाया गया, क्योंकि ये 2001 तक ही वैलिड था। फिर 2001 में ये बोला गया कि अब इसको हम 2026 तक फ्रीज कर देते हैं, यहाँ पर बाउंड्रीज चेंज नहीं होगी, मतलब लोकसभा में 543 सीट्स हैं तो 543 ही सीट्स रहेंगी। लेकिन उसके बाद अब आप देखिए 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या किया गया कि डिलिमिटेशन अलाउ कर दिया गया, बट जो नंबर ऑफ सीट्स है ना वो इंक्रीज नहीं करने दिया गया। मतलब जो लोकसभा में सीट्स हैं 543 वो तो वैसे ही रहेंगी, लेकिन ये जो बाउंड्रीज की मैंने बात की ना, इसको बदला जा सके, ये यहां पर अलाउ कर दिया गया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि अभी क्यों डिलिमिटेशन किया जा रहा है और ये इतनी बड़ी बिग डील क्यों है। देखो, एक तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो पार्लियामेंट है हमारा, जो पुराना वाला पार्लियामेंट आप सब जानते हो, उसमें तो ऐसे ही स्पेस था नहीं कि मतलब जो 543 अगर एमपीज एक साथ आ जाते थे ना उस पुराने वाले पार्लियामेंट में, तो उनको एकदम इतने मतलब आपस में ही एकदम सट सट के बैठना पड़ता था, स्पेस ही नहीं बचा था उतना। अब नया पार्लियामेंट बना है, उसमें बहुत सारी सीट्स हैं, अच्छी खासी सीट्स हैं। तो यहां पर क्या है ना कि अभी ये इतना बड़ा डील क्यों हो रहा है, क्योंकि पिछले 50 वर्षों से तो हमारा लोकसभा का जो सीट्स है वो चेंज नहीं हुआ, वो 543 का 543 ही रहा। और प्रॉब्लम ये है कि 1971 में जब ये डिफाइन किया गया था, उस समय देश की पॉपुलेशन 55 करोड़ थी। आज की डेट में ये डबल क्या ट्रिपल के ऑलमोस्ट आसपास हो गई है, 140 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इसका नतीजा ये निकला है कि मैसिव अंडर रिप्रेजेंटेशन है। आपको मैंने क्या बताया कि जो उत्तर प्रदेश में, सोच के देखिए, 25 लाख, कई जगह 30 लाख जो है, एक एमपी उतने सारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो लोगों को सही गवर्नेंस नहीं मिल पाएगा, लोग अपनी बात नहीं रख पाएंगे, अनइक्वल वोट का वेटेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो सरकार नया डिलिमिटेशन बिल लेकर आई है और इसी को लेकर आज और कल डिस्कशन होगा, बिल को पास किया जाएगा, तो ये जो नया डिलिमिटेशन बिल है वो क्या करने जा रहा है। सबसे पहली बात है कि जो डिलिमिटेशन है वो नए वाले सेंसस के आधार पर किए जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि 2021 का सेंसस तो हो नहीं पाया था, तो अभी ये सेंसस प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। 2 साल में हमें पता चलेगा हमारे देश का एक्चुअल में ऑफिशियल पॉपुलेशन कितना है, और जो पॉपुलेशन आएगा उसके आधार पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो तय किए जाएंगे। अब बताया जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली कि 850 लोकसभा की सीट्स जो हैं वो यहां पर होने वाली हैं। अभी तो क्या है, 543 है, तो बहुत बड़ा यहां पर जंप आएगा। मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है ना यहां पर, उसको डिवाइड कर दिया जाएगा 850 से, और उसके आधार पर जो है यहां पर अलग अलग पॉपुलेशन के बेसिस पर सीट्स को दिया जाएगा। अब क्वेश्चन यही है कि मतलब इसका कारण क्या है। इसका कारण यही है कि देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, एमपी टू सिटीजन रेशियो मैंने आपको पहले
पहले ही बोला बहुत ज़्यादा खराब है, इसको इम्प्रूव करना है। जैसे यूके के अंदर मैं आपको बताऊं तो एक जो एमपी है यूके का, वो 1 लाख पीपल को रिप्रेजेंट करता है। भारत में सोचिए ना 25 लाख 30 लाख की हम बात कर रहे हैं। दूसरा एक और कारण बताता हूं, यहाँ पर जो डिलिमिटेशन लाया जा रहा है, इसी के आधार पर फिर वुमेन्स रिजर्वेशन भी आएगा। अब क्या है, ऑलरेडी 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है कि लोकसभा का चुनाव अगर आपको याद हो 2024 का, उसके पहले ही वुमेन्स रिजर्वेशन जो बिल है वो पास कर दिया गया था। इसमें क्या था कि लोकसभा के अंदर और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहां पर 33% महिलाएं होंगी। ध्यान रखिएगा, जो हमारी लोकल बॉडीज है ना, जो पंचायत हो गई, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गए, वहां पर ऑलरेडी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन यहां पर रिजर्वेशन नहीं है। अब सरकार ये कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम वुमेन रिजर्वेशन तभी लाएंगे जब नए डिलिमिटेशन के आधार पर लोकसभा की सीट्स होंगी। और इसके पीछे का भी कारण समझिए, जो अपोजिशन है वो ये कह रहा है कि भाई आपने वुमेन रिजर्वेशन बिल पास कर दिया है, तो आपने उसको लोकसभा चुनाव के अंदर क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया, अगले वाले से क्यों नहीं इंप्लीमेंट करना चाहते हो, प्रॉब्लम क्या है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि देखो, अगर अभी आज के डेट में हम 33% सीट्स रिजर्व कर देंगे तो बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग एमपीज हैं, जो मेल एमपीज हैं, उनकी सीट चली जाएगी। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि इससे अच्छा ये है कि डिलिमिटेशन करो, नंबर ऑफ सीट्स को ही बढ़ा दो। अब 850 जब सीट्स हो जाएगा तो जो एग्जिस्टिंग एमपीज हैं, मेल एमपीज हैं, उनके पास भी अपॉर्चुनिटी होगी, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, और महिलाओं की भी जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। सो डिलिमिटेशन इज इक्वल टू प्री रिक्विजिट फॉर इंप्लीमेंटिंग वुमेन्स कोटा। वुमेन्स कोटा तभी होगा जब यहां पर डिलिमिटेशन होगा। फिर इसके अलावा SC ST का जो रिजर्वेशन है उसको भी रिवर्क किया जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बता दूं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है वहां पर भी हमने अपना सीट्स रिजर्व किया हुआ है, हमने अपना सीट्स रखा है, क्योंकि हमारा मानना है, हम जानते हैं कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है वो भारत का ही हिस्सा है। कल के डेट में, आज नहीं तो कल, हम उसको लेंगे, तो उसके लिए भी सीट जो है वो आपकी अलग से रखी जाएंगी। अब क्वेश्चन आता है कि इससे प्रॉब्लम क्या है और किसको प्रॉब्लम है। देखो, मेन जो इशू है ना वो एक तरफ पॉपुलेशन, दूसरी तरफ फेडरल बैलेंस। मतलब आप समझो, एक तरफ डेमोक्रेटिक इक्वालिटी का सवाल है कि ज्यादा पॉपुलेशन है मतलब ज्यादा सीट्स होनी चाहिए। हमारा संविधान भी यही कहता है कि एक एमपी एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। तो इसके आधार पर अगर हम यूपी की बात करें, वहां पर और ज्यादा सीट्स बढ़ जाएंगी अगर आप देखोगे, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, और तमिलनाडु और बाकी के जो राज्य हैं वो उनको लॉस होगा। तो डेमोक्रेटिक इक्वालिटी तो कहता है कि आपको बढ़ाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ फेडरल फेयरनेस की अगर हम बात करें तो नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि आप समझो, जो सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने गुड गवर्नेंस किया है ना, उन्होंने तो अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखा है, तो उनको पनिश क्यों किया जा रहा है, वो तो इररिलेवेंट हो जाएंगे ना। जस्ट इमेजिन, अगर हम नदर्न इंडिया की बात करें, हिंदी बेल्ट की बात करें, आपका MP हो गया, छत्तीसगढ़, आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, सारा का सारा मेजॉरिटी सीट्स तो यहीं आ जाएगा। तो जो सदर्न स्टेट्स हैं वो फिर मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगे, उनका जो वैल्यू है नेशनल पॉलिटिक्स में वो बहुत कम रह जाएगा। सो उनको उस बात का बहुत ज्यादा डर है। तो यही दो फाइट चल रही है यहां पर, एक तरफ डेमोक्रेटिक इक्वालिटी का सवाल है और दूसरी तरफ फेडरल फेयरनेस का सवाल है। नॉर्थ साउथ में डिवाइड हो गया, जैसे आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, इनको बहुत सारी सीट्स मिलेंगी इस आधार पर। जो सदर्न स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उनको लॉस होगा। और जो साउथ है वो क्यों कंसर्न है, क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुली, जब उनको बोला गया था, आपको याद होगा इमरजेंसी के दौरान किस तरह से पॉपुलेशन को रोकने की कोशिश की गई, संजय गांधी का क्या रोल था, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन यहां पर जो सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने बहुत सही तरीके से इस पॉपुलेशन कंट्रोल के प्लानिंग को बढ़ाया आगे, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल रखा। बेटर गवर्नेंस इंडिकेटर्स है ये एक प्रकार से। लेकिन अब उनको पनिश किया जा रहा है, उनका पॉलिटिकल वॉइस कम हो जाएगा, फिजिकल बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगा। तो उनका यही कहना है कि वी फॉलोड नेशनल पॉलिसी, अब हमें पिनलाइज क्यों कर रहे हो। और इसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस देखिए क्या होगा, यहां पर जो नेशनल पावर है वो काफी ज्यादा शिफ्ट हो जाएगी। हिंदी जो हार्टलैंड की हम बात करते हैं वो डोमिनेट करेगी पार्लियामेंट में, ऑलरेडी अभी डोमिनेट करती है, आप सब जानते हो। उत्तर प्रदेश से 80 सीट्स आता है, बिहार से आपका 40 से ऊपर सीट्स आता है, 40 के आसपास, आई थिंक 39 या 40 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी वहां पर डोमिनेशन है, और ज्यादा डोमिनेशन बढ़ जाएगी। इलेक्टोरल एडवांटेज का डिबेट हो रहा है, मतलब जो पार्टीज हैं नॉर्थ में स्ट्रांग है, जैसे बीजेपी हो गई, तो उनको काफी बेनिफिट होगा। कंसर्न्स हैं यहाँ पर सदर्न स्टेट्स को, वो क्या करेंगे। जो कोलेशन पॉलिटिक्स चेंजेस हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा कि जो रीजनल पार्टीज हैं स्पेशली साउथ में, वो कमजोर हो जाएंगी।
उनका बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं होगा। तो ये कॉन्सिक्वेंस होगा। और इसीलिए अगर आप देखोगे यहाँ पर तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन, उन्होंने एक बड़ा अभियान चलाया है। उन्होंने एक तो ये कहा है कि देखो इसकी वजह से जो तमिल्स हैं वो सेकंड क्लास सिटीजन्स बन जाएंगे भारत के अंदर। उन्होंने ये भी कहा है कि आज 16 अप्रैल को डीलिमिटेशन इशू की वजह से सभी घरों पर, सभी पब्लिक प्लेसेस पर ब्लैक फ्लैग फहराया जाए ताकि हम इसको प्रोटेस्ट के तौर पर दिखा सकें। और यहाँ पर जो कांग्रेस है वो भी आरोप लगा रही है कि जो राहुल गांधी है वो कह रहे हैं कि वो हिस्सा चोरी कर रही है, मतलब वोट चोरी, आपको याद होगा इसको लेकर आरोप लगाया जा रहा था। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, बीजेपी के ऊपर हिस्सा चोरी का आरोप लगाया जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस। यहाँ पर देखो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम वुमेन्स कोटा को फेवर करते हैं, 33% जो रिजर्वेशन है उसको फेवर करते हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान है। और उन्होंने कहा कि जो डीलिमिटेशन है उसको हम यहाँ पर क्लियरली रिजेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। देखो 2-3 पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पर रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। इससे नॉर्थ को काफ़ी फायदा होगा, सदर्न स्टेट्स को काफ़ी हैवी लॉस होगा, जो कि शायद ऐसा लग नहीं रहा है इस तरह से किया जाएगा। जो ज़्यादातर लग रहा है ना वो है बैलेंस्ड फॉर्मूला। मतलब सरकार ये कह सकती है कि थोड़ा पॉपुलेशन के आधार पर भी, और जो करंट सिस्टम चल रहा है जहां पर सदर्न स्टेट्स को बहुत ज़्यादा लॉस ना हो, वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद ये होगा। और इसमें हो सकता है कि जो उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो ज़्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हैं उनको उतना फ़ायदा ना हो, थोड़ा सा फ़ायदा, उतना फ़ायदा ना हो। लेकिन क्या सदर्न स्टेट इसको मानेंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। या फिर हो सकता है स्टेटस को किया जाए, जो 850 सीट्स है, अभी जो रेशो चल रहा है जिस तरह से, उसी रेशो के आधार पर 850 सीट्स रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी हो सकता है यहाँ पर। अब क्वेश्चन ये कि इतना मायने क्यों रखता है भारत के फ्यूचर के लिए। डेमोक्रेसी का सवाल है ना भाई, इक्वल वोट वैल्यू की जब हम बात करते हैं, फेडरलिज्म का सवाल है कि कैसे राज्यों में बैलेंस बनाया जाए, रिप्रेजेंटेशन, वुमेन्स पार्टिसिपेशन का सवाल है, गवर्नेंस का सवाल है। बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है, आप कह सकते हो, भारत के फ्यूचर के लिए। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो 2 बिल हैं वो एक प्रकार से भारत के फ्यूचर को बदल देंगे। लेट्स सी क्या होता है इसको लेकर, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन करेक्ट है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, 2027 हो, 28 हो, हर एक बैच हमारा 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। यहाँ पर 18 बुक्स का पूरा सेट भी आपके घर पर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटरशिप मिलती है, प्रीलिम्स क्रैक करने पर पूरा फी भी रिफंड कर दिया जाएगा। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो बैच से रिलेटेड, इस पर कॉल कर लीजिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।